So today we will be discussing about the topic named Parkinson's disease. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम पार्किंसंस डिजीज क्यों है। एक फेमस ब्रिटिश सर्जन एंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1817 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था एज नेम्ड शेकिंग पाल्सी। मीन्स उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन शेकिंग पाल्सी के नाम से दिया था और उनका नाम था जेम्स पार्किंसन, जिनके नाम पर बाद में इस डिजीज का नाम पार्किंसंस डिजीज हुआ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम से डिफरेंट होता है और जिसका काम होता है हमारे जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, जो वॉलेंट्री एक्शंस वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं हमारे उनको स्मूथ और ऑटोमेटिक बनाना और हमारे पोस्चर, टोन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट, इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। मीन्स यहाँ पे न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इट इज अ लॉन्ग टर्म, मतलब ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो इट इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सबस्टेंशिया नाइग्रा विद इन द बेसल गैंग्लिया। मतलब ये स्लोली प्रोग्रेस होने वाली डिजीज है और क्या होता है इसमें, जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, मतलब डोपामिन को प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनका डिजेनरेशन होता है। कहाँ पर? ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन नोन एज सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो कि बेसल गैंग्लिया में है। और ये डिजीज ओल्डर पीपल में कॉमन है। लगभग 55 और 60 ईयर्स की एज के बाद ये कॉमनली पाया जाता है और 1% ऑफ पॉपुलेशन में देखने को हमें मिलते हैं। इसकी इटियोलॉजी के बारे में, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉजेज, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज है इसका इडियोपैथी, मतलब कोई नोन कारण नहीं है। और प्राइमरी पार्किंसंस डिजीज को हम क्लासिक पार्किंसंस डिजीज या पीए यानी पैरालिसिस एजिटेंस बोलते हैं। इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी, मतलब जो किसी नोन कारण की वजह से होती है, जिसमें पहला है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि रेजरपिन है, सोडियम वल्प्रोएट है या लिथियम की वजह से। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि एंसेफेलाइटिस या एड्स, पॉइजनिंग बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी मेटल एंड एमपीटीपी यानी कि मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन। एंड कुछ अदर कॉजेज हैं जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया, उनकी वजह से भी पार्किंसंस डिजीज देखने को मिलती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, जिसे हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, ट्रैप। T for tremor, R and rigidity, A for akinesia and P for postural instability. About the motor symptoms in detail. First one is tremor. Tremor means कंपन का होना। कंपन पहले स्टार्ट होता है यूनिलेटरली, मतलब एक ही हैंड को इन्वॉल्व करता है, देन टू लेग ऑफ सेम साइड और फिर वो जाकर बाइलेटरल लिम्स को इन्वॉल्व करता है। इट इज अ रेस्टिंग ट्रेमर, मतलब ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान पेशेंट में कंपन देखने को मिलते हैं और जो कि एग्रेवेट होते हैं एंजाइटी से। और जब भी पेशेंट कोई भी एक्टिविटी करता है या सोता है तो ये ट्रेमर डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ पिल रोलिंग टाइप ऑफ ट्रेमर। ये मूवमेंट रहता है ट्रेमर, जब पेशेंट में इस तरीके से ट्रेमर्स आते हैं। इसको पिल रोलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले कुछ फार्मेसीज थी जो पिल को बनाने के लिए थंब और 4 फिंगर का यूज करके पिल को इस तरीके से रोल करती थी, इसलिए इस ट्रेमर का नाम पिल रोलिंग ट्रेमर कहा गया है। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, मतलब कोई भी मूवमेंट करना है अगर उसमें रेजिस्टेंस मिले तो उसको हम रिजिडिटी कहते हैं। 2 टाइप्स की रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है, एक लेड पाइप रिजिडिटी एंड एक कॉग व्हील रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस, एक स्मूथ रेजिस्टेंस थ्रू आउट द मूवमेंट अगर पेशेंट में देखने को मिले। जैसे कि बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है, एक स्टिफ पाइप है, पूरा जकड़ा हुआ है, अगर आप उसे बेंड करने की कोशिश करोगे तो आपको कंप्लीट मूवमेंट के दौरान, मतलब कंप्लीटली उसे बेंड करने के दौरान आपको रेजिस्टेंस फील होगा। तो थ्रू आउट द मूवमेंट रेजिस्टेंस फील होना लेड पाइप रिजिडिटी। और कॉग व्हील रिजिडिटी, इट्स अ टाइप ऑफ कैच एंड रिलीज, जैसे कि गियर होता है तो एक जर्की कैच एंड रिलीज रिजिडिटी को कॉग व्हील रिजिडिटी कहते हैं। और इसमें इस रिजिडिटी में ट्रेमर सुपर इम्पोज होता है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले पेशेंट, जैसे कैच
मतलब गियर अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होता है कि कैच मतलब आपको रेजिस्टेंस फील होगा, देन देयर इज स्मूथ मूवमेंट विच इज कॉल्ड रिलीज, देन अगेन कैच, और ये प्रोसेस चलता रहता है। बात करते हैं एकाइनेशिया या ब्रेडिकाइनेशिया के बारे में। ब्रेडिकाइनेशिया मीन्स स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, मतलब पेशेंट कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वो बहुत धीरे धीरे उस एक्टिविटी को कर पाता है। जैसे उसे खाना खाना हो या वॉक करना हो, तो उस हर एक्टिविटी के लिए उससे टाइम लगता है। इसके अलावा देयर इज डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट। जैसे पेशेंट अगर चेयर पे बैठा हुआ है और उसे उठना है तो उस बैठे हुए पोजीशन से उठने के लिए उसे समय लगता है, मतलब उस मूवमेंट को इनिशिएट करने में उसे टाइम लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गेट के बारे में। उनका एक स्पेसिफिक गेट होता है, शॉर्ट शफलिंग गेट। शॉर्ट यानी कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेना, एंड शफलिंग मतलब पेशेंट अपना पैर जमीन से लिफ्ट नहीं करता, वो ड्रैग करते हुए चलता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट शफलिंग गेट। और कुछ पेशेंट्स में एक स्पेसिफिक गेट बाद में देखने को मिलता है, दैट इज फैसिनेटिंग गेट। इसके लिए स्पेसिफिक लाइन है, हरी टू कैच इट। इसका मतलब होता है पेशेंट जो शॉर्ट स्टेप्स लेता है वो प्रोग्रेसिवली फास्ट हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी चलने पर पेशेंट कैचअप मतलब खुद को संभालने की फिराक में कि वो गिर ना जाए, क्योंकि उसका पोस्चर स्टूप होता है, तो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है वो, लेकिन जल्दी जल्दी चलने से कई बार वो गिर जाता है। So basically this means short quick steps with increased speed and which may end in fall. नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्चर की। इसमें पेशेंट का पोस्चर हो जाता है टूब्ड पोस्चर। टूब्ड यानी कि झुका हुआ। द फ्लेक्स्ड पोस्चर ऑफ द ट्रंक एंड लिम्स टुगेदर, मतलब पेशेंट का जो ट्रंक है, शोल्डर्स हैं और दोनों लिम्स हैं, उन वो झुके हुए मतलब आगे की तरफ झुक जाते हैं, उस पोस्चर को हम टूब्ड पोस्चर कहते हैं। लॉस ऑफ आर्म स्विंग व्हाइल वॉकिंग, मतलब पेशेंट जब भी चलेगा तो उसमें आर्म स्विंग एब्सेंट होता है, देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेस के बारे में। तो पार्किंसंस के पेशेंट का फेस मास्क लाइक दिखता है, क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सप्रेशन, उसका फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस होता है। एंड देयर इज स्टेयरिंग अपीयरेंस ड्यू टू डिक्रीज ब्लिंकिंग, मतलब पेशेंट आई को बहुत ज्यादा ब्लिंक नहीं करता, तो जैसे वो किसी तरफ घूर रहा हो, ऐसा स्टेयरिंग एक्सप्रेशनलेस फेस उसका देखने को मिलता है। एक स्पेसिफिक साइन इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज मायरसन साइन। मायरसन साइन का मतलब होता है, जब भी हम एक नॉर्मल पेशेंट की ग्लैबुला को टैप करेंगे तो ग्लैबुला टैप करने पर पेशेंट हर टैप पर ब्लिंक करता है, बट ऐसा कुछ ही बार होता है, 2 3 4 बार तक। लेकिन पार्किंसंस के पेशेंट में आप जितनी भी बार उसकी ग्लैबुला पर टैप करेंगे वो अपनी आईज को कंटिन्यूअसली ब्लिंक करेगा। इस साइन को हम बोलते हैं मायरसन साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉइस के बारे में। तो पार्किंसंस के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी वॉइस सॉफ्ट मोनोटोनस, मतलब एक सेम टोन में होती है, चाहे वो किसी भी स्पीच में बात करें लेकिन टोन उनका सेम ही रहता है। देयर इज रैपिड आर्टिकुलेट इनआर्टिकुलेट स्पीच, मतलब वो जल्दी जल्दी, इनआर्टिकुलेट मतलब कंफ्यूज या ठीक से वर्ड्स को प्रॉपरली ना जोड़कर बात करते हैं, तो उनकी स्पीच हमें समझ नहीं आती। नेक्स्ट देयर इज माइक्रोग्राफिया, मतलब पार्किंसंस के पेशेंट की जो राइटिंग होती है वो बहुत छोटी होती चली जाती है। जैसा कि अगर पार्किंसंस के पेशेंट को माइक्रोग्राफिया लिखने को हम बोलें तो स्टार्टिंग में वो नॉर्मल लिखते हैं, पर धीरे धीरे उनकी राइटिंग इस तरीके से कुछ स्मॉल होती चली जाती है। अब बात करते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले साइकेट्रिक सिम्टम्स, जिसमें पेशेंट में डिमेंशिया देखने को मिलता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस दोनों तरीके से हो सकता है, आइदर पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है या फिर पेशेंट ड्राउजी भी फील कर सकता है।
नेक्स्ट बात करेंगे जीआई इश्यूज के बारे में। देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन इन पेशेंट। कुछ पेशेंट्स में नॉजिया, वॉमिटिंग या वेट लॉस भी देखने को मिलता है। यूरिनरी इश्यूज जैसे देयर कैन बी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी ऑफ यूरिन। सेंसरी सिम्टम्स, पेशेंट्स में डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल यानी कि हाइपोस्मिया देखने को मिलता है। एंड इन अदर सिम्टम्स देयर इज इंक्रीज स्वेट एंड सेबोरिया, मतलब पेशेंट की जो स्किन है वो ग्रीजी सेबोरिक स्किन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्किंसंस के डायग्नोसिस के बारे में। तो इसका डायग्नोसिस इट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स, मतलब जो भी पेशेंट में क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं उनके बेसिस पर हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। देन सीटी एंड एमआरआई आर यूज्ड टू रूल आउट अदर डिजीजेस। पेट एंड स्पेक्ट स्कैन, पीईटी यानी कि पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी एंड स्पेक्ट सिंगल फोटोन इमेजन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। पेट स्कैन एंड स्पेक्ट स्कैन इनका यूज करते हैं टू विजुअलाइज डोपामिन अपटेक इन सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड बेसल गैंग्लिया, मतलब डोपामाइन का कितना अपटेक है वो देखने के लिए हम इन स्कैन्स का यूज करते हैं। और एक न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज डार्ट इमेजिंग मीन्स डोपामिन ट्रांसपोर्टर इमेजिंग का यूज करते हैं। तो इनके बेसिस पे हम पेशेंट की डायग्नोसिस बनाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो मॉडर्न पैथी में इन स्टेज 1 एंड 2 दे जनरली प्रेस्क्राइब एंटीकोलिनर्जिक्स एंड अमेंटेडिन। इनका काम होता है रेस्टिंग ट्रेमर्स को डिक्रीज करना। देन इन फर्दर 3, 4 एंड 5th stages they provide a patient with precursor of dopamine, that is levodopa and carbidopa combination. And that's it for today. Thank you.